हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के लेक्चर में अपन करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करेंगे। बीएससी सेकंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स का अपन सिलेबस क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सिलेबस इसमें जो अपनी बुक्स रहने वाली है, डिफरेंशियल कैलकुलस एक बुक रहेगी अपनी डिफरेंशियल कैलकुलस, और एक रहेगी अपने पास इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस और एक अपनी रहेगी इंटीग्रल कैलकुलस। अवकलन गणित और समाकलन गणित, इसमें अपन अवकलन करना सीखेंगे और समाकलन गणित में अपन क्या सीखेंगे, समाकलन करना। अब आप कहोगे सर हमें तो समाकलन आता है। समाकलन आपने जो 12th क्लास में सीखे हैं वो आपके वन वेरिएबल के समाकलन थे कि उसमें आपके ओनली एक्स था। अब इसमें जो अपन समाकलन सीखेंगे वो अपने पास 2 वेरिएबल के लिए और 3 वेरिएबल के लिए। इस प्रकार से आपका आएगा डबल इंटीग्रेशन और क्या आएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा। तो अपने को समाकलन गणित में क्या सीखेंगे, डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन। ठीक है। अवकलन गणित में अपन अवकलन करना सीखेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अपन यदि इनकी यूनिट की बात करें तो इसमें जो यूनिट अपने पास है वो 3 यूनिट रहेगी, और इसमें जो अपनी यूनिट रहेगी वो कितनी रहेगी, 2 यूनिट रहेगी। ठीक है। अपन यूनिट डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी यूनिट अपने को पढ़नी है और अपन किस प्रकार से इसको सिलेबस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें यूनिट 1 की। यूनिट 1 में जो अपने पास टॉपिक रहेंगे, मैं आपको ये दोनों मीडियम में लिखूंगा, हिंदी मीडियम में भी लिखूंगा और इंग्लिश मीडियम में भी लिखूंगा। सबसे पहले यदि कोई स्टूडेंट यहाँ से अपना पढ़ना स्टार्ट करता है सेकेंड सेमेस्टर का, उसके लिए सबसे पहले उसको सिलेबस पढ़ना चाहिए, उसको सिलेबस देखना चाहिए कि अपना क्या सिलेबस है, और फिर उसके बाद में है वो उसको पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। और कोई भी आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो या कुछ भी आप कर रहे हो तो सबसे पहले आपको सिलेबस ही देखना चाहिए। सिलेबस देखने से आपको पता चलेगा कि भाई कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में है और किस किस टॉपिक को अपन को पढ़ना है। तो अपने को सिलेबस कम से कम आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो अपन बात करिए दोनों मीडियम में लिखने की कोशिश करेंगे टॉपिकों के नाम, और स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 में अपने टॉपिक जो रहेंगे वो अपने पहला टॉपिक रहेगा, यूनिट 1 रहेगी वो रहेगी अपने पास वक्र की पदिक समीकरण के बारे में। वक्र की पदिक समीकरण, वक्र की पदिक समीकरण, पैडल इक्वेशन के बारे में, पैडल इक्वेशन के बारे में ये पहला टॉपिक रहेगा। फिर इसके बाद में अनलोप, अनलोप तथा केंद्रज, अपन दोनों मीडियम में लिखेंगे। पहले मैं आपको हिंदी मीडियम में लिख देता हूँ, अनलोप तथा केंद्रज। अनलोप तथा केंद्रज। ठीक है। फिर इसके बाद में अपन बात करिए टॉपिक आ रहेगा अगला अनंत स्पर्शियों, अनंत स्पर्शियों। फिर वक्रता व संबंधित सूत्र, वक्रता केंद्र, वक्रता जीवा, वक्रता केंद्र तथा वक्र जीवा और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यदि अपन इनके मीडियम की बात करें इंग्लिश मीडियम की, तो इंग्लिश मीडियम में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे अपने पास, पैडल इक्वेशन ऑफ ए कर्व, पैडल इक्वेशन ऑफ ए कर्व, एनवलप एंड यूलेटिज, इसको अपन केंद्रित कर देते हैं यूलेटिज। ठीक है।
और उसके बाद में तीसरा टॉपिक रहेगा असमटोट्स। फिर इसके बाद में कर्वेचर, वेरियस फॉर्मूला, वेरियस फॉर्मूला, वक्रता के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता के अंदर कोड ऑफ कर्वेचर, कोड ऑफ कर्वेचर। अब इस जो यूनिट है ना, ये पहली जो यूनिट है आपके पास, उसमें आपके दो टॉपिक इंक्लूडेड, नहीं सॉरी, तीन टॉपिक इंक्लूडेड है। एक तो आपका पथिक समीकरण का एक टॉपिक है, और एक अनवलोप एंड केंद्रज का है, एक अनंत स्पर्शी एक टॉपिक है, और एक वक्रता जो आपके पास कर्वेचर है वो एक टॉपिक है। तो कम से कम 4 चैप्टर इसके अंदर इंक्लूडेड है यूनिट 1 के अंदर। यूनिट 1 में यदि आप 4 चैप्टर पढ़ोगे तब आपके जाके यूनिट 1 कंप्लीट होगी। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें यूनिट 2 की, तो इसमें रहेंगे पदिक समीकरण के बारे में रहेगा, अनुलोप और केंद्रज के बारे में, अनंत स्पर्शी और वक्रता, वक्रता को इंग्लिश में कहते हैं कर्वेचर, कर्वेचर, वेरियस ऑफ फॉर्मूला इनके बारे में पढ़ना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ना है, कोड ऑफ कर्वेचर पढ़ना है, और पेडल इक्वेशन पढ़नी है। पेडल इक्वेशन का टॉपिक रहेगा, असमटोट्स एक टॉपिक रहेगा, अनुलोप तथा केंद्रज एक टॉपिक रहेगा। तो 4 चैप्टर मिलकर आपको एक यूनिट 1 कवर करेंगे। ठीक है, अब बात करें अपन यूनिट नंबर 2 की, तो यूनिट नंबर 2 में कौन कौन से चैप्टर रहेंगे, तो अपन उस हिसाब से पढ़ेंगे ताकि अपने को कम चैप्टर में क्या हो, अपने ज़्यादा से ज़्यादा यूनिटें कवर हो। ये नहीं कि अपन यूनिट 1 को लेके बैठ जाएंगे और उसमें अपन 4 चैप्टर पढ़ रहे हैं तब जाकर अपना एक यूनिट कंप्लीट हो रहा है। तो अपन सबसे पहले कोशिश ये करेंगे कि पहली बात तो ये रहेगा कि सबसे पहले आपका जो इजी टॉपिक जो है, जो आपको समझ में आ जाएगा आराम से, वो टॉपिक से अपन स्टार्ट करेंगे, और फिर धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, लेंथ टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे, ताकि अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट भी कवर हो जाए। और फिर जो यूनिट है उसमें कुछ चैप्टर है वो ज़्यादा, मान लो ज़्यादा है, 4 चैप्टर है या 5 चैप्टर है, तो उसमें अपन 2 या 3 चैप्टर कर लेंगे जो ज़्यादा से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो दूसरे टॉपिक की बात करें, यूनिट नंबर 2 की अपन बात करें, तो यूनिट नंबर 2 में आपका जो टॉपिक रहेगा आंशिक अवकलन रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा आंशिक अवकलन। तो इसमें सिर्फ आप ही का एक ही टॉपिक है, ये जो टॉपिक दे रखे हैं ना आपको आगे, ये आपके इसका सब टॉपिक है, मतलब आंशिक अवकलन वाले जो यूनिट है ना उसी के अंदर ही है। आंशिक अवकलन एक चैप्टर है खुद अपने आप में, और उसके अंदर फिर क्या क्या रखा है, आइलर प्रमेय, आइलर प्रमेय इसी का पार्ट है। अब ये टॉपिक लिखे हैं ना, ये टॉपिक जैसे ये अनंत स्पर्शियां, ये खुद अपने आप में एक टॉपिक है, वक्रता व संबंधित सूत्र, वक्रता केंद्र, वक्रता जीवा, ये दोनों मिलाकर एक, ये सारे दोनों चार टॉपिक मिलाकर क्या है, एक वक्रता त्रिज्या वाले टॉपिक में ही है। तो जैसे आइलर प्रमेय, समघात फलनों के लिए एक प्रमेय होती है आइलर प्रमेय, ये इसी टॉपिक का भाग है, इन्होंने अलग अलग लिख दिया। फिर इनके गुणांक और दो चलन फलन का टेलर प्रमेय, और ये जैकोबियन, ये जैकोबियन एक अपने आप में एक अलग चैप्टर है, ये जैकोबियन, ये छोटा सा चैप्टर है ये यूनिट आपकी सबसे इजी यूनिट है और छोटी यूनिट है। इसमें आंशिक अवकलन के बारे में यदि अपन देखें तो आंशिक अवकलन को इंग्लिश में कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और आइलर प्रमेय, आइलर थ्योरम, टेलर थ्योरम, और ये आ गया अपने पास जैकोबियन, ये आपके पास क्या आ गया, जैकोबियन। तो ये यूनिट अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, फर्स्टली अपन इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आंशिक अवकलन को स्टार्ट करेंगे अपन। आंशिक अवकलन में क्या अपन अवकलन करना सीखेंगे, फिर इसमें आइलर प्रमेय आएगी, फिर टेलर प्रमेय आएगी, और उसके बाद में क्या आएगी, जैकोबियन आएगा। ठीक है, इसके बाद में यदि अपन बात करें यूनिट नंबर 3 की, यूनिट 3 में अपना रहेगा, अभी मैं सब टॉपिक के नाम लिखूंगा नहीं, मैं अपन सीधा ही अपन क्या करेंगे, उस टॉपिक का नाम लिखेंगे पूरे। 2 व 3 चरों के, 2 व 3 चरों वाले फलन,
फलनों के उच्चिष्ट व निम्निष्ट। आपने जो 12th क्लास में पढ़ा है वो आपने वन वेरिएबल के लिए अपन ने उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए अपन पढ़ा है। अपने को यहाँ पे पढ़ना है दो वेरिएबल के लिए। कितने वेरिएबल के लिए? दो वेरिएबल के लिए। कल्याण बिंदु, ये हिंदी में इसके नाम थोड़े अजीब है। कल्याण बिंदु, और एक आएगी अपने पास अनिर्धारित गुणांकों की लांगराज विधि। ये इसी का टॉपिक है। जो अपने पास जो टॉपिक मेजर टॉपिक है वो अपने पास उच्चिष्ट निम्निष्ट है, ये इसके क्या है, सब टॉपिक है। फिर एक टॉपिक अलग हो रहेगा उत्तलता, और ये उत्तलता, ये वक्र, ये इसके टॉपिक है अपने पास कर्व ट्रेसिंग के, वक्र अनुरेखण का है। कर्व ट्रेसिंग, नतीक परिवर्तन बिंदु भी आएगा। वक्र अनुरेखण, इंग्लिश में देखें तो अपन क्या है लिखा हुआ है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ऑफ टू वेरिएबल, टू एंड थ्री वेरिएबल्स, दो और तीन चरों के लिए। कल्याण बिंदु होता है सैडल पॉइंट। इनके थोड़े इंग्लिश में हिंदी में नाम अजीब से हैं। कल्याण बिंदु, इसको इंग्लिश में कहेंगे सैडल पॉइंट। इसके बाद में इसको नाम कहते हैं लांगराज मेथड, ये इसी का पार्ट है, लांगराज मेथड। और उत्तलता एवं अवतलता, ये कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी, इनकी टेस्ट होते हैं, ये उससे अपन चेक करते हैं कि उत्तलता और अवतलता। कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी। नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एक मल्टीपल पॉइंट भी होता है, बहुल बिंदु, उनके बारे में भी। और एक अपना ये टॉपिक रहेगा कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग, कर्व ट्रेसिंग के अंदर ये सारे पॉइंट आ जाएंगे, ये उत्तलता अवतलता नति परिवर्तन बिंदु वक्र अनुरेखण, ये सारे टॉपिक है। तो इसमें कुल मिला के अपन देखें ना, तो यूनिट नंबर 3 में दो ही चैप्टर इंक्लूडेड है। एक तो अपने पास मैक्सिमा एंड मिनिमा, और एक अपने पास कर्व ट्रेसिंग। और दो या तीन चैप्टर इसमें इंक्लूडेड है, वो छोटे छोटे चैप्टर है ये दो। ये देखो मैक्सिमा मिनिमा तो छोटा है खुद में, ये सारे जो टॉपिक है वो अपने आप में छोटे हैं, पर थोड़ा सा ये वक्र अनुरेखण है ना, इसमें अपन चित्र बनाना सीखेंगे कि किसी भी कर्व का या किसी का ग्राफ, अपन ग्राफ कर्व है ना, उस कर्व का अपन चित्र कैसे बनाएंगे। और वो चित्र इस प्रकार से बनाएंगे अपने, क्योंकि वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अपन जब समाकलन गणित पढ़ेंगे ना, उसमें वो चित्र काम आएंगे। तो अपने को किसी का क्षेत्रफल निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो अपन कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, तो अपने को वो चित्र आना चाहिए। तो वो चीज़ें अपन इसमें क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, ये अपनी होगी यूनिट नंबर 3। अब अपन बात करें यूनिट नंबर 4। ये तो अपने पास क्या था, अवकलन गणित में थी दो, ये 3 यूनिट। तो अब अपन पढ़ेंगे चौथी यूनिट जो है ना, वो अपन पढ़ेंगे समाकलन गणित में। समाकलन गणित में सबसे पहला जो टॉपिक आएगा, समाकलन चिन्ह के अंतर्गत अवकलन और समाकलन कैसे करते हैं। इसके वीडियोज है ना, जो ये अपने पास जो इंटीग्रेशन वाली बुक है ना, इसके कुछ वीडियोज अपने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, वो आप देख सकते हो। और वीडियो डाल देंगे, और ये आप देख सकते हो तब तक। और अपन स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस वाली बुक से। फिर इसके बाद में बीटा समाकलन, बीटा व गामा समाकलन, द्वि समाकलन, और द्वि समाकलन के अंतर्गत समाकलन के क्रम में परिवर्तन करना, ये सारे इसमें ही है। तो इसमें अपन नाम नहीं लिखेंगे इनके।
तो ये तो हो गया बीटा एंड गामा फंक्शन, ये अपने आप में एक चैप्टर है। फोर्थ यूनिट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें डबल इंटीग्रेशन है ना, ये डबल इंटीग्रेशन आपका बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा ट्रिपल इंटीग्रेशन नहीं है जितना कि डबल इंटीग्रेशन है। तो ये वाली यूनिट है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, यूनिट नंबर 4। इसमें से जितना बड़ी यूनिट होगी उतने ज़्यादा क्वेश्चन उसमें संभावना होती है आने की। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अंडर ऑफ द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हो गई अपनी यूनिट नंबर 4। अब अपन बात करें यूनिट नंबर 5 की। तो यूनिट नंबर जो 5 है अपने पास, यूनिट 5 अपने पास समाकलन में ही है। अपन ने देखा कि 3 यूनिट तो अपने पास क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस में, और 2 यूनिट किस में अपने पास, इंटीग्रेशन में है। इंटीग्रेशन के कुछ वीडियोज मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं, वो आप देख सकते हो, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर जो यूनिट नंबर 5 है, इसके अंदर अपने पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन कौन से टॉपिक है। एक तो क्षेत्रफलन वाला टॉपिक है, आपने 12th क्लास में पढ़ा है क्षेत्रफलन। और दूसरा टॉपिक है चापकलन। और तीसरा टॉपिक अपने पास से परिक्रमण से प्राप्त ठोसों के आयतन में पृष्ठ निकालना। अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करना और उनको कहना चैनल सब्सक्राइब करें। और क्लासेस स्टार्ट तभी की जाएगी तब आप जब आप इसको शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। और इनको क्लासेस को आपको रेगुलर देखना है, नोट्स बनाना है। क्योंकि कॉलेज के बच्चे क्या करते हैं, लास्ट का वेट करते हैं कि सर लास्ट में देखेंगे, लास्ट में फिर कुछ नहीं होता है, अंत में कुछ नहीं होता है। फिर आप ये देखते हो कि सर हमें ये टॉपिक पढ़ लें क्या, ये टॉपिक पढ़ लें, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हो, फिर इंपॉर्टेंट ये टॉपिक पूछते हो, सर कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो अब की बार मैं ये गलती नहीं करूँगा कि आपको मैं लास्ट में नहीं बताऊँगा कुछ भी। ठीक है, आज जो मैं लेक्चर स्टार्ट करूँगा उनमें आपको मैं इंपॉर्टेंट बताऊँगा, और वही आज चीज़ें आपको देखनी है। सभी स्टूडेंट पर्सनल मैसेज करते हैं कि सर इंपॉर्टेंट बता दो, लास्ट में क्या पढ़ें। तो आप ये सोचते हो कि मैं हम हल्के में बीएससी निकाल लेते हैं। बीएससी अपने आप में बहुत बड़ी डिग्री है वैसे देखा जाए तो, लेकिन आप लोग इसके वो क्या ले रहे हो, हल्के में ले रहे हो इसको। आप तो सोचते हो कि सर मैं तो टाइम पास के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो टाइम पास के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, पढ़ो तो आप अच्छे से पढ़ो। फिर या बीएससी करो ही मत, 12th पास में सिर्फ 12th पास से भी आराम से काम चल जाएगा। बीए कर लो, बीकॉम कर लो, क्योंकि बीएससी में पढ़ना पड़ता है। बीएससी जो करता है स्टूडेंट उसको पढ़ना ही पड़ता है। और मैं तो आपको पहले ही कहता हूँ कि मैथ्स में तो आप ये सोचो कि लास्ट के 15 दिन में पढ़ के सर पास हो जाऊँ, तो ऐसा तो देखो हो सकता है कि रेयर केस हो, एक स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट पास हो जाए तो, लेकिन होते नहीं है मेरे हिसाब से। तो फिर उनके बैक रहती है। तो इससे अच्छा तो टाइम देना चाहिए सब्जेक्ट को। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तीनों को टाइम देना चाहिए ताकि आप अच्छे से आराम से पास हो जाओ। फिर आपको ये नहीं देखने पड़ते कि सर हमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं। अच्छे से टाइम दोगे तो चीज़ें आपके आगे भी काम आएगी। पढ़ा हुआ कभी भी कोई चीज़ ख़राब नहीं होती है। आप ये सोचो कि सर हमारे काम आएगी, काम देखो चीज़ें आ जाती कभी न कभी, उसका अपन कह नहीं सकते। इसलिए आपको है ना इनको पढ़ना चाहिए अच्छे से। और ये सिलेबस आप ये देखो, ये इतना कितना बड़ा सिलेबस है ये। अपन यदि करवाने लग जाए ना, ये सारे टॉपिक्स करवाने लग जाए, तो कम से कम 6 महीने या 6 से 7 महीने लगते हैं इनको करवाने में, एक अकेले टॉपिकों को। आपको ये लग रहा है एक एक शब्द के 2 टॉपिक है, पर ये अपने आप में कम से कम 15-15-20 दिन के एक चैप्टर है ये। हालांकि अपन सिलेबस क्या करते हैं, शॉर्ट में करवाते हैं। एक कुछ जो अपने पास अथवा वाले पोर्शन वाले होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, इसलिए सारे चैप्टर पढ़ाए नहीं जाते हैं। वो एक अलग बात है, अदरवाइज है ना इनको टाइम लगता है 6 महीने लगता है आराम से। मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि जब आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं, आपको सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करनी चाहिए। सेकंड होते ही थर्ड की तैयारी करनी चाहिए, थर्ड होते ही फोर्थ की तैयारी करनी चाहिए, फोर्थ होते ही फिफ्थ की तैयारी करनी चाहिए, फिफ्थ होते ही सिक्स की तैयारी करनी चाहिए। अब आप क्या करते हो, एग्जाम हुए सर, अभी तो एग्जाम होंगे, अभी फॉर्म भरे जाएंगे, फिर अपने पास टाइम टेबल आएगा, फिर अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं होता है, सेमेस्टर में आपको नॉर्मल से नॉर्मल 3 से 4 महीने ही नहीं मिलते हैं पूरे से। इसलिए आपको टाइम लगा के इनको पढ़ना चाहिए।
अभी से आप पढ़ोगे फिर रिवीजन करोगे तो अच्छे से आप इनमें आराम से नंबर भी ला सकते हो। क्वाड्रेचर, क्वाड्रेचर इस टॉपिक को कहेंगे अपन रेक्टिफिकेशन। आज ही अपने फ्रेंड्स के साथ सभी लोग है ना इनको शेयर करना वीडियो को कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट हो गई है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे रहेगी अपनी। तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। फिर स्टूडेंट पूछते हैं सर एग्ज़ाम कब होंगे, तो आपको ये चीज़ें पूछनी नहीं चाहिए सर एग्ज़ाम कब होंगे। एग्ज़ाम तो अपने टाइम पर ही कंडक्ट होंगे, वो अपने अनुसार यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी, चाहे तो आपको उनको जून में करना पड़े चाहे जुलाई में करनी पड़े। आपको अपने अनुसार तैयारी फुल रखनी चाहिए, एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट हो। वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, फिर ये ट्रिपल इंटीग्रेशन, इसलिए आपको तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए और नोट्सों को रिवाइज करना चाहिए। मैं आपको सॉल्व पेपर लाने के लिए भी नहीं कहता हूँ कि आप सॉल्व पेपर लेके आओ, मैथ्स में आपको सॉल्व पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको करवा देता हूँ, वही आप पढ़ लेते हो ना तो भी आपके लिए सफिशियंट है। जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े हुए हैं उनको पता है कि सर का करवाया हुआ लगभग कंप्लीट आता है एग्ज़ाम में। इतना कहने की ज़रूरत नहीं होती बीएससी के बच्चों को, वो अपने आप ही तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अपने पास इसमें क्या है, क्वाड्रेचर है, रेक्टिफिकेशन है, वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन है और ट्रिपल इंटीग्रेशन है, और इसमें डिरिचलेट इंटीग्रल और लेवल इंटीग्रल है, सॉरी लेवल ये एक्सटेंशन है। तो इसमें आपके चैप्टर कौन कौन से, एक तो छत्रकला अपने आप में चैप्टर है, चापलन एक चैप्टर है, ये चैप्टर अपने आप में, और ये चैप्टर आपके 4 चैप्टर इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो अपन वापस से देखें एक बार सिलेबस को, तो जो अपने पास 3 यूनिट है वो स्टार्टिंग की, वो तो किस में अपने पास, ये 3 यूनिट तो अपने पास किस में, अवकलन गणित में, और 2 यूनिट किस में है, इंटीग्रेशन वाली बुक में। तो यदि इसमें अपन देखें टोटल कितने चैप्टर्स आए, तो अपन देखें इसमें 1 2 3 लगभग 4 चैप्टर इसमें कितने चैप्टर हैं, 4 चैप्टर है। इसके अंदर अपन देखेंगे तो इसके अंदर अपने को मिलेंगे कम से कम 2 चैप्टर। इसमें आपको लगभग मिलेंगे कम से कम, आपको मिलेंगे इसमें 3 चैप्टर है मेरे हिसाब से, 3 चैप्टर है। अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करो और चैनल को भी उनको कहा करो कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। यूनिट नंबर 4 में आपके पास मिलेंगे 2 चैप्टर, और फिर इसके अंदर अपने को मिलेंगे 4 चैप्टर। तो इस प्रकार से अपने को पढ़ना है कि अपन अच्छे से इनको कंप्लीट कर पाएँ। और बार बार में क्या करना होता है, रिवीजन करना होता है, बार बार में आप रिवीजन करो। इंटीग्रेशन की 2 यूनिट्स है ना, इसमें मैंने कुछ टॉपिक आए वो डाल रखे हैं आपको यूट्यूब पे, आप उनको पढ़ सकते हो। और अपन स्टार्ट करेंगे कौन सी यूनिट से, यूनिट नंबर 2 से अपन स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर जो 2 अपने पास है वो स्टार्ट करेंगे आंशिक अवकलन से। पहले अपन अवकलन करना सीखेंगे, ये टॉपिक रहेगा अपना। वो अगला लेक्चर अपने पास आंशिक अवकलन का चैप्टर आएगा, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन, अपन कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। आप जो पढ़ते हो 12th क्लास में वो पूर्ण अवकलन होता है, अपन पढ़ेंगे आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन कैसे किया जाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन अपन कैसे करेंगे, ठीक है। आज इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और आपके जितने भी ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुपों में भी आप शेयर करो, ताकि बीएससी के सेकंड सेमेस्टर के बच्चे जुड़े, और आपको जो मैंने ग्रुप बना रखे हैं उन ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को भी जोड़े, है ना। ताकि ताकि जब आपको वीडियो शेयर किया जाए तो एक साथ ही सभी को वीडियो शेयर किया जाए, इधर उधर किसी को भटकना ना पड़े, किसी को वीडियो ना मिले। तो इसलिए कोशिश करो कि उन्हें ग्रुप में ऐड करो, और फिर उनको एक साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कराओ, और उनको एक साथ ही अपनी वीडियो शेयर कर देंगे, ठीक है। और
कोई यदि क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आपको पर्सनल नंबर भी दे रखे हैं। यदि किसी ग्रुप में जुड़ना है बीएससी सेकंड सेमेस्टर की, तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 8005519125। इसमें आपको अपना नाम, कौन सा सेमेस्टर है वो, और आप कॉलेज का नाम लिखना है, ठीक है। और फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में। थैंक यू।